हमें अपना सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है उसमें आर्थिक न्याय की भी बात पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। अगर हम तमाम 120 करोड़ ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तरक्की चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ नौकरियों में आरक्षण से तो 2-4 करोड़ लोगों का ही भला होगा, इससे ज़्यादा का होने वाला नहीं है। अब हम उनकी बात नहीं करते जो रेहड़ी लगा रहे हैं, जो पटड़ी पे सब्जी बेच रहे हैं, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जो छोटा 1 किले का किसान है, 1 एकड़ का किसान है, जो 2 भैंस रख रहा है, 4 बकरियां रख रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उनका यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी नहीं है। हम सब के सब वो लोग हैं जो नौकरी करके आए हैं, कर रहे हैं, या हमारे बच्चे नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उस वर्ग से आते हैं। एक तरह से हम भी ओबीसी समाज का जो जिसको कहते हैं ना, एक ब्राह्मणवादी तबका कह लीजिए, इलीट अभिजात वर्ग कह लीजिए, हम वो हैं। लेकिन ये बात है कि आप लड़ रहे हैं। मैं आप सबका मान सम्मान करता हूँ इसलिए कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लक्ष्य है हमारे आंदोलन का वो सिर्फ आरक्षण नहीं है। लक्ष्य ये है कि हमने ओबीसी समाज को समता दिलानी है हर स्तर पे। नौकरियों में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी होगी, उससे हमें बल मिलेगा, ये बात सही है। सामाजिक न्याय की लड़ाई बरसों से, दशकों से लड़ने वाले इतने बड़े बड़े योद्धा मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम लूँगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा, लेकिन मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समाज तो बहुत बड़ा है। अगर हम सिर्फ ओबीसी की बात करें 52% की, तो 142 करोड़ में से 75 करोड़ ओबीसी हैं। लेकिन उन 75 करोड़ लोगों में से सामाजिक न्याय की और जो हमारी संविधान के जो हमारे अधिकार हैं, उनके लिए लड़ने वाले अगर लोगों की गिनती करेंगे तो अगर 1% भी होते तो 75 लाख होने चाहिए। 1% भी नहीं है, मेरे ख्याल 0.1% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है कि जिसके पास ताकत होती है उसको मिलता है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो ओबीसी का जो आंदोलन है वो हमारा कमज़ोर है। इसलिए जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने लिख दिए, या हमारे जो बड़े नेता थे सामाजिक न्याय के, जिनके आंदोलनों के चलते महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, जो हमें संविधान में भी अधिकार मिले। मैं पिछले 3-4-5 घंटे से यही सुन रहा हूँ कि यहाँ आरक्षण नहीं मिल गया, वहाँ यहाँ छीन लिया, उधर ये हमारे साथ बेईमानी हो गई, उधर शोषण हो गया। ये तमाम चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जबकि आप सबसे बड़ी संख्या में, अगर सिर्फ हम तो सारे पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, हमारे जस्टिस साहब, अगर उसमें शेड्यूल कास्ट जोड़ लें, शेड्यूल ट्राइब जोड़ लें, तो ये करीब करीब 120-130 करोड़ की आबादी बन जाती है। सिकंदर महान जब अपने घर से निकला, बहुत छोटे से देश का राजा था, तो वहाँ के जो दरबारी थे या सेनापति थे उसको एक मंदिर में ले गए, ग्रीस में, यूनान में, और वहाँ मंदिर में एक गांठ रखी हुई थी, बड़ी उलझी हुई रस्सी की गांठ बांध रखी थी, और ये कहा जाता था कि जो इस गांठ को खोल देगा वो दुनिया में राज करेगा। तो सिकंदर, जो मैसेडोनिया ग्रीस का राजा था, उससे कहा गया कि जी आप भी ट्राई मार लो, खुल के देख लो, शायद आपसे बात बन जाए। तो सिकंदर ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है। उसने अपनी तलवार निकाली और वो गांठ पे मार दी, गांठ खुल गई। तो बहादुरी से गांठ खुली। अगर वो उसमें उलझ जाता, खोलने की कोशिश करता रहता, तो उससे पहले सैकड़ों आए थे और चले गए थे। भगत सिंह जी भी यही कहा करते हैं, दुनिया मंदी जोरानू, लख लानत कमजोरानू। और मेरे सामने सुभाषिनी जी बैठी हुई हैं, जो हमारे जो सामाजिक न्याय के मंडल मसीहा और सामाजिक न्याय के, हमारे बीच में कप्तान साहब भी आ चुके हैं, कप्तान अजय जी, जो कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं और पूरे देश में घूम के ओबीसी की या सामाजिक न्याय की लड़ाई को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छे परिवार से हैं। कैप्टन अभय सिंह, इनके पिताश्री, बहुत उन्होंने काम किया। एनीवे, तो मैं अपनी बात कह रहा था। तो असली चीज़ ये है कि ताकत बनानी होगी। अब मैं सुबह से जब से यहाँ पे हूँ, मैं एक ही बात को देख रहा हूँ, सिर्फ आरक्षण। हमारे सामने
जो हमें शरद यादव जी ने बताया, जो उससे पहले मेरा सौभाग्य था जस्टिस साहब, आपको मैंने बता रखा है कि मैं मंडल जी के साथ भी रहा था जब वो मंडल कमीशन के चेयरमैन नहीं भी बने थे, वो सिर्फ एक सांसद के रूप में थे यहाँ पे दिल्ली में। जो लक्ष्य है हमारे आंदोलन का वो सिर्फ आरक्षण नहीं है, लक्ष्य ये है कि हमने ओबीसी समाज को समता दिलानी है हर स्तर पे। नौकरियों में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी होगी, उससे हमें बल मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन हो क्या रहा है जस्टिस साहब कि जितने आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नौकरियों से जुड़े हुए हैं, या उनके बच्चे नौकरियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, या वो नौकरी करके आए हैं, या वकील हैं, या मेरे जैसे डॉक्टर हैं, या इंजीनियर हैं। तो वो अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ खुद को दे। तो हम सारे समय में सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण के अलावा 95% समय हमारा जो है ना सिर्फ आरक्षण पे जाता है। लेकिन 27% आरक्षण अगर हमें मिल भी गया पूरा, कोई बेईमानी नहीं हुई, किसी ने गड़बड़ नहीं की, तो मैं गूगल करता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, कहीं लिखा है कि 60 लाख सरकारी नौकरियाँ हैं, कहीं किसी ने ऐसे लिख दिया कि 1.5 करोड़ हैं जी। मैं कहता हूँ 2 करोड़ सरकारी नौकरियाँ हैं। 2 करोड़ सरकारी नौकरी में से अगर 27% अगर आरक्षण मिल गया तो 50 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, 50 लाख को सरकारी नौकरी मिल गई तो 5 आदमी का अगर परिवार मान के चले तो 2.5 करोड़ का कल्याण हो गया। लेकिन जो ओबीसी 75 करोड़ है उसमें 72.5 करोड़ का क्या होगा? अब हम उनकी बात नहीं करते जो रेहड़ी लगा रहे हैं, जो पटड़ी पे सब्जी बेच रहे हैं, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जो छोटा 1 किले का किसान है, 1 एकड़ का किसान है, जो 2 भैंस रख रहा है, 4 बकरियां रख रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उनका यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी नहीं है। हम सब के सब वो लोग हैं जो नौकरी करके आए हैं, कर रहे हैं, या हमारे बच्चे नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उस वर्ग से आते हैं। एक तरह से हम भी ओबीसी समाज का जो जिसको कहते हैं ना एक ब्राह्मणवादी तबका कह लीजिए, इलीट अभिजात वर्ग कह लीजिए, हम वो हैं। लेकिन ये बात है कि आप लड़ रहे हैं। मैं आप सबका मान सम्मान करता हूँ इसलिए कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें आरक्षण के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। असलियत यह है कि कप्तान साहब भी हरियाणा से हैं, मैं भी बाय द वे हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में अगर आप ओबीसी के वर्ग में जाएंगे, अपने हंसराज जी भी वैसे कहाँ चले गए, हरियाणा से ही जुड़े हुए हैं, उनका गांव भी, तो वहाँ एक बात चलती है, वहाँ सामाजिक न्याय की मतलब निकलता है। अगर किसी से बात करो, यार जाट बड़ी तरक्की कर गए, जाट आगे निकल गए, जाटों की रेजिमेंट बन गई सबको। जबकि जाट अगर आप देखा जाए जो देश के शासन और प्रशासन में और जो आर्थिक ताकत है, असली ताकत होती है आर्थिक ताकत, उसमें जाट लगभग वैसे ही हैं जैसे हरियाणा के यादव या गुर्जर, को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर है तो उसी से कंपटीशन मांग रहे हैं, आगे देख ही नहीं रहे। अब पूरी दुनिया में पैसे का दम चलता है। अमेरिका पैसे वाला देश है तो सारी दुनिया उसके आगे झुकती है। चीन पैसे वाला अब बन गया पिछले 10-20 साल से। हमारे विदेश मंत्री को किसी ने कहा, जो जयशंकर जी जिनका बड़ा प्रबुद्ध माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, और शायद आईएएस है, पता नहीं आईएएस से पहले, कि जी वो चीन हमारी धरती पे कब्जा कर गया, आप क्यों नहीं छुड़ाते? बोले भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इससे कौन टकराएगा? उनका बयान है ये ऑन रिकॉर्ड। तो असली ताकत है पैसा। मैं अपने परिवार में बैठा हूँ, मुझे नहीं, मैं कोई पब्लिक में नहीं बोल रहा इस समय, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे अडवाणी। जब बात आई कि किसी को नेता बनाया जाए प्रधानमंत्री के लिए, किसको आगे किया जाए, तो मोदी जी के साथ सबसे बड़े बड़े पूंजीपति और धन और संसाधन थे, तो मोदी जी को आगे कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि असली चीज़ है धन और संसाधन। 2-3 मिनट और लूँगा, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो सूरज मंडल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मंडल जी के परिवार से हैं, ये भी वीपी सिंह जी से काफ़ी जुड़े रहे। वीपी सिंह जी एक बात कहते थे कि जो लड़ाई है सिर्फ ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये जो तिजोरी है ना देश की, इस तिजोरी की चाबी अपने हाथ में लेने की लड़ाई है। हमें तिजोरी से फेंके हुए टुकड़े नहीं चाहिए,
हमें तिजोरी की चाबी चाहिए, हमें इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर काबू चाहिए। तो मैं एक बात जहाँ भी जाता हूँ मैं रिपीट करता हूँ कि हम नौकरी के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, मांगना है, हमारा हक है, हमें लेना है। 27 को भी हमने 52 पे लाना है। अब तो राहुल जी ने भी कह दिया, चंदन जी भी बता रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक रायपुर के सम्मेलन में पास कर दिया। और मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे। और एलन डेलिस्फार्ड जो सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, ये उनका है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी और कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी। तो एक तो बैंकों से मिलने वाला, अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं कि किसी के रिश्तेदार ने अगर 10,000 करोड़ का लोन लिया हो तो मेरे को बता दो। कोई यहाँ पे बैठा है कि आपने या आपके परिवार में किसी रिश्तेदार ने 10,000 करोड़ का लोन लिया हो? 1 करोड़ का पूछिए। 1 करोड़ का क्यों पूछे? और आपने अखबारों में पढ़ा होगा सैकड़ों लोग इस देश के ऐसे हैं जो 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ का लोन लेके भाग गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ओबीसी के लोग बड़े शरीफ हैं, उनको भी अगर मिलेगा तो उनमें से भी कुछ भाग जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनको बेचारों को मिलता नहीं है। और जिनको मिलता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी है, अदानी है, बिना लोन के ये नहीं चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी, किसान बिना लोन के जी जाए, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो लाखों करोड़ रुपए का लोन लेते हैं तभी बनते हैं। तो मैं इस चीज़ को कहता हूं कि जो बैंकों से मिलने वाला लोन है वो क्यों ना 52% पिछड़ों को मिले, 15% जो शेड्यूल कास्ट है उनको मिले, 0.5% शेड्यूल ट्राइब में मिले। ये कम से कम मांग तो करें, हम तो मांगते ही नहीं है। कम से कम हमें ये मांग तो पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए कि हमारा जो रेहड़ी वाला है उसका बेटा जब 18 साल का होता है, जो 1 एकड़ वाला किसान है उसका बेटा जब 18, 20, 21 साल का होता है, बीए कर लेता है, तो कम से कम उसको 5 करोड़ का लोन मिले, कुछ अपना कारोबार कर सके। आपने प्राइवेटाइजेशन तो कर दी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, समय कम है और बहुत विद्वान वक्ता अभी बोलेंगे, तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें अपना सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है उसमें आर्थिक न्याय की भी बात पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। अगर हम तमाम 120 करोड़ ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तरक्की चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ नौकरियों में आरक्षण से तो 2-4 करोड़ लोगों का ही भला होगा, इससे ज़्यादा का होने वाला नहीं है। और ये लड़ाई 3,000-4,000 साल से चल रही है, अगले 4,000 साल तक ऐसी चलती रहेगी, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिवोल्यूशन तब होगा जब आपने रिवोल्यूशन लिखा है, जब आर्थिक रूप से हमारे लोग भी अंबानी, अदानी जैसे पूंजीपति बनेंगे और पॉलिटिकल पार्टी को वो ड्राइव करेंगे, लगाम रखेंगे उसके ऊपर। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सच्चाई जानते हैं वो ये जानते हैं कि पूंजीपति इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की लगाम अपने हाथ में रखती हैं। तो धन्यवाद, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।